नागराज, नागराज तुमको किसने मार दिया? तुमने सही कहा था कि मानवों की दुनिया बहुत स्वार्थी है और हमें ये लालच में मार देगी। नागराज, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। प्रिय, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए चुप हो जाओ और यदि ईश्वर ने चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मैं आपकी कसम खाती हूँ नागराज कि जिसने भी नागमणि के लिए हम दोनों को अलग किया है, मैं उसको मार दूंगी और मणि कभी नहीं दूंगी। नागिन की आंखें लाल हो जाती हैं और नागराज के प्राण निकल जाते हैं। रोहित को सब कुछ याद आ जाता है और वो भावुक हो जाता है। तुमने मेरा अब तक इंतजार किया और मैं तुम्हें पहचान तक नहीं पाया, और अब मेरा जन्म भी हुआ है तो एक साधारण मनुष्य बनकर। अब क्या करूं मैं? अपने आप को संभालो रोहित, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नागराज, आप ज्योति को कब और कहां मिले? आप हमारी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मौत के बाद जब ज्योति जंगल में रो रो कर विलाप कर रही थी तब। नागराज, नागराज। जरूर यहाँ कोई नागिन रो रही है। जाकर देखता हूँ कि माजरा क्या है। क्या हुआ? तुम इस वन में अकेले बैठकर विलाप क्यों कर रही हो पुत्री? ज्योति नागगुरु को सारी घटना सुनाती है और नागगुरु उसे अपने शिव मंदिर में ले जाते हैं। ज्योति, तुम यहाँ मंदिर में बैठकर तपस्या करो। कुछ वर्षों बाद तुम्हारा नाग मनुष्य रूप में जन्म लेगा और जिस नदी के पास उसकी मृत्यु हुई है वो वहीं तुमको 20 वर्ष का होने के बाद मिलेगा। तुम भी उसको पहचान जाओगी। गुरुदेव, नागराज मुझे पहचानेंगे कैसे? जब तुम नागमणि को शिवलिंग के आगे रख दोगी और वो अपने हाथ से नागमणि को छुएगा तो उसको सब कुछ याद आ जाएगा। गुरुदेव, वो मानव और मैं नागिन, फिर हमारा मिलन कैसे होगा? नागराज से मिलने के बाद तुम वापस इसी मंदिर में तपस्या करना और महादेव को प्रसन्न करना। उसके बाद महादेव प्रसन्न होकर नागराज को मानव जन्म से मुक्ति दे देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ज्योति तपस्या में लग जाती है। ज्योति, अब हमें नागगुरु का आशीर्वाद लेकर घर चलना चाहिए। अब हम आराम की जिंदगी जिएंगे। मैं जब तक उस तांत्रिक को न मार दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ज्योति, माँ को ये सच हम नहीं बताएंगे और अब तो वैसे भी वर्षों बीत गए हैं तो पता नहीं कि वो तांत्रिक कहाँ होगा। ज्योति और रोहित नागगुरु का आशीर्वाद लेकर घर पहुंच जाते हैं। रात को खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं और माया आज भी बीन बजाती है। ज्योति नागिन बनकर झोपड़ी से बाहर जाती है। रोहित देखता है कि एक नेवली वहाँ पहले से ही खड़ी है। ओह, तो ये नेवली ज्योति का पीछा करते हुए यहाँ भी पहुँच गई। आज इसे खत्म करके ही छोड़ूंगा। रोहित झोपड़ी के अंदर जाता है और लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी लाता है। नेवली और नागिन आपस में लड़ रहे होते हैं। रोहित कुल्हाड़ी को दूर से फेंककर मारता है और रोहित का चेहरा खून से लाल हो जाता है। आज मैंने खत्म कर ही दिया इस नेवली को। नागिन मानव रूप में आ जाती है और नेवली के 2 टुकड़े हो जाते हैं। घबराते हुए, तुमने इसे मार दिया? हाँ, तुम पर आने वाली सभी परेशानियों का मैं डट कर सामना करूंगा, लेकिन तुम इस नेवली के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? ये तो तुम्हारी दुश्मन है ना? हाँ, लेकिन वो इच्छाधारी नेवली पर कुल्हाड़ी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसके 2 टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं और वो मानव रूप में आ जाती है। उसे देखकर रोहित के होश उड़ जाते हैं, चौंकते हुए। माँ, आप नेवली? लेकिन मैंने तो बचपन से आज तक आपका ये रूप कभी नहीं देखा। हाँ, मैं नेवली हूँ और तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो एक नागिन है। इसे मारने की कोशिश तुमने क्यों नहीं की? आपने भी मुझसे सच छुपा कर रखा। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। रोहित, इनकी किसी भी बात को सच मत मानना, क्योंकि ये माँ नहीं है। उनके रूप में कोई इच्छाधारी नेवली है। मेरी माँ ही है। जैसे तुम्हारी मजबूरी थी, इनकी भी तो हो सकती है। मुझे इनकी पूरी कहानी जाननी है। हाँ बेटा, मैं अभी तुझे सब कुछ सच बता देती हूँ। रोहित, मैं कह रही हूँ ना कि तुम इनकी किसी भी बात पर विश्वास मत करो। ज्योति रोहित को एक तरफ बुलाती है
और उसके कान में कुछ कहती है। रोहित उसकी बात मान जाता है। माँ, हम इस बारे में कल सुबह बात करेंगे, अभी सो जाते हैं। सभी सो जाते हैं। अगली सुबह। माँ, हम आज वापस जंगल में चलते हैं, फिर आप अपनी कहानी बताना। ठीक है बेटा। लेकिन उससे पहले आप मेरे लिए अपने हाथ से खाना बना दो। कई दिनों से आपके हाथ का खाना नहीं खाया है, और वैसे भी कल रात मूड खराब था, इसलिए माँ के हाथ का खाना खाकर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। माया भोजन बनाने की तैयारियां शुरू कर देती है। रोहित माया के चेहरे और हाथ के हाव भाव पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन रोहित माया में कुछ कुछ बदलाव पाता है। माँ के काम करने का तरीका तो मुझे बहुत बदला बदला लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, शायद इसीलिए ही माँ अब काम नहीं कर पा रही है। चलो कोई नहीं, खाना खाकर देखता हूँ। रोहित ने खाना खाया, लेकिन उसका स्वाद पूरी तरह से बदला हुआ था। माँ के हाथ के खाने का स्वाद तो उसके बच्चे से ज्यादा कोई नहीं पहचान सकता है, लेकिन आज मुझे ये अलग क्यों लग रहा है? कहीं ज्योति सही तो नहीं बोल रही थी? अगर ये सच में ही कोई इच्छाधारी नेवली है, तो फिर मेरी माँ कहाँ है? तीनों खाना खाकर जंगल में जाते हैं। रोहित माया की ही हरकतों पर ध्यान रखता है, लेकिन उसे वो अपनी माँ से बिल्कुल भिन्न पाता है। ज्योति, तुम सही कह रही थी कि ये कोई नेवली है, लेकिन अब मुझे मेरी माँ की फिक्र हो रही है। रोहित, वो सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, मेरी भी माँ है। हम मिलकर माँ को खोजेंगे। तभी दूर खड़ी माया रोहित और ज्योति के पास आती है। रोहित, मुझे कुछ जरूरी काम से कहीं जाना है, तुम दोनों बाद में घर आ जाना। कोई बात नहीं माँ, आप आराम से जाइए। माया रास्ते में खुद से ही बातें करते हुए जा रही है। आज सबसे पहले जाकर रोहित की माँ को मार दूंगी, कभी इनको पता लग जाए कि मैंने उसको कहाँ छुपाया है। इससे अच्छा रहेगा कि मैं पहले ही उसका नामो निशान मिटा देती हूँ। नेवली जल्दी से खंडर में पहुंचती है और माया को ढूंढती है। माया एक रस्सी से बंधी हुई है और उसके मुंह पर एक टेप लगी हुई है। माया बेहोश है। मेरा चैन खो गया है और ये माया यहाँ आराम से सो रही है। आज इसकी कहानी खत्म कर देती हूँ। नेवली अपनी शक्ति से एक कुल्हाड़ी मंगाती है और कुल्हाड़ी को माया में मारने के लिए ऊपर उठाती है। फिर एक मंत्र का जाप करती है और कुल्हाड़ी को बार बार मारती है। माया के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नेवली ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि माया के शरीर से कोई खून या मांस नहीं निकला, बल्कि उसमें रुई और कागज भरे हुए हैं। नेवली क्रोध में माथे पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाती है। ये किसने किया? माया कहाँ गई? कहीं रोहित और वो जहरीली नागिन तो यहाँ नहीं आए थे? अब मैं शाकाल को क्या मुंह दिखाऊंगी? कैसे जाऊंगी उसके सामने कि मेरी गिरफ्त से माया को कोई उठाकर ले गया है? नेवली गुस्से से पागल हो चुकी थी और अब वो कुछ भी बोले जा रही थी। तभी खंडर में छुपे रोहित और ज्योति बाहर आ जाते हैं। तो ये है तेरा असली रूप? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी। असली चेहरा तो सामने आ ही गया, तो अब बता भी दो कि कैसे किया तूने ये? जब एक दिन तुम दोनों जंगल में थे और मुझे तुम्हारी शादी का पता चला था, तो मैं तुम्हारे घर आ गई। नेवली माया के घर में आती है। अरे कोई भगाओ, भगाओ, ये नेवली कहाँ से आ गई? नेवली मानव रूप में आ जाती है, जिसे देखकर माया बहुत डर जाती है। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? तुमको मेरे साथ चलना होगा। मुझे छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मेरा बेटा रोहित मेरे लिए परेशान होगा। उसको मैं संभाल लूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माया जाने से मना करती है और नेवली उसको एक बोरे में बंद करके खंडर ले आती है और खंडर में कैद कर देती है। बुढ़िया, अब तू यहाँ सड़ और अब मैं तेरे घर जा रही हूँ। नहीं, मेरे घर मत जाना। नेवली माया के रूप में आकर उसके घर पहुंच जाती है। मैंने उसको इस तरह यहाँ बंद किया था और मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने ही उसे यहाँ से बाहर निकाला है। हाँ, हम दोनों ने माँ को बाहर निकाला है, क्योंकि हम तेरे बारे में पहले से ही जानते थे।
जब तू हम दोनों को जंगल में छोड़कर आ गई थी तभी हम समझ गए थे कि नेवली कहाँ गई है, और फिर हमने योजना बनाई। रोहित, ये माँ नहीं है, इतना तो हमें विश्वास हो गया है। मुझे खतरे की आशंका लग रही है। मैं अपनी शक्तियों से देखती हूँ। ज्योति अपनी शक्तियों से देखती है। मैंने नेवली को जाते हुए देख लिया है और वो एक खंडर में जा रही है, और उसी खंडर में माँ को उसने किडनैप करके रखा है। हमें नेवली से पहले माँ के पास पहुँचना होगा। मुझे एक रास्ता पता है, हम वहाँ से जल्दी पहुँच सकते हैं। रोहित और ज्योति छोटे रास्ते से खंडर पहुँचते हैं और माया को वहाँ से खोलकर पीछे छुपा देते हैं, और ज्योति रुई का एक पुतला बनाकर वहाँ बांध देती है। अब छुपकर देखते हैं कि नेवली आकर क्या करती है। हाँ, बहुत मजा आएगा। रोहित और ज्योति नेवली के आने तक वहीं इंतजार करते हैं। तुम दोनों ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ज्योति, आज इस नेवली को खत्म कर दो। तुम आज पूरी तरह से स्वतंत्र हो। ज्योति नागिन बनकर नेवली पर टूट पड़ती है और फिर मानव रूप में आकर नेवली को बहुत पीटती है। नेवली के प्राण निकलने वाले ही होते हैं कि तभी वहां पर एक तांत्रिक आ जाता है। वो बहुत डरावना और शक्तिशाली प्रतीत हो रहा है। उसे देखकर ज्योति नेवली को छोड़ देती है और नेवली जोर जोर से हंसती है। जहरीली नागिन, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। नागिन, कितने वर्षों से इंतजार था मुझे तुम्हारा। मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया। शाकाल, खत्म कर दो सबको। नेवली, अब तू मुझे आदेश देगी। तेरे कहने से मैं सब कुछ करूंगा। मत भूल कि तू भी मेरी बंधुआ है, और अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। तू अब खंडर से दूर जा सकती है। नेवली क्रोध में चली जाती है। नागिन, अब तुम मुझे चुपचाप नागमणि दे दो। शाकाल, नागमणि पाने का तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मैं अमावस्या की रात को तुम दोनों का इंतजार करूंगा। तुम मेरी गुफा में आकर मुझे नागमणि देकर जाओगे, अन्यथा मैं तुमको मार दूंगा। शाकाल ज्योति और रोहित को चेतावनी देकर चला जाता है। तभी नेवली बाहर निकलकर आती है। अब वो मणि मुझे चाहिए। शाकाल ने मेरी बेइज्जती की है, उसको मजा चखा कर रहूंगी। वो मणि मुझे दे दो। ज्योति क्रोध में आ जाती है और अपनी आंखों से एक रोशनी निकालती है जिसमें आग होती है। नेवली उस आग में जलकर और तड़प तड़प कर मर जाती है। रोहित और ज्योति भी माया को लेकर घर आ जाते हैं। रोहित बेटा, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग और हमको क्यों परेशान कर रहे हैं? माँ, मैं आपको सब सच बता दूंगा, लेकिन अभी आप इंतजार करिए। ये शाकाल, नागमणि और नागिन, ये सब क्या है? मुझे अभी इसके बारे में जानना है। माँ, मेरा दूसरा जन्म है। रोहित माया को अपने और ज्योति के बारे में सब कुछ बता देता है। मुझ दुखियारी बूढ़ी के पास मात्र एक बेटा ही तो है, और अब वो भी छिन जाएगा। कैसे रहूंगी मैं अकेले? बेटा, तू मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मुझे ज्योति भी स्वीकार है। मैं भी ऐसी माँ से बिल्कुल भी दूर नहीं जा सकता हूँ। मुझे ऐसी माँ को पाकर धरती पर ही स्वर्ग मिल गया है। बेटा, ये शाकाल क्या करेगा अब? माँ जी, आप घबराइए मत, मैं सब संभाल लूंगी। रोहित, हमें अब नाग गुरु के पास चलना होगा, क्योंकि आज से 2 दिन बाद ही अमावस्या है। रोहित, माया और ज्योति तीनों नाग गुरु के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। गुरुदेव, वो तांत्रिक खुद ही हमारे पास आ गया है। अब आगे क्या करना है? आप मार्गदर्शन कीजिए। गुरुदेव, मैं अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं वापस नाग नहीं बनना चाहता हूँ। गुरुदेव, मैं भी अपने नागिन रूप से मुक्त होना चाहती हूँ। ज्योति, ऐसा संभव है, परंतु तुमको पहले शाकाल को खत्म करना होगा, जिसके लिए तुम्हें महादेव के वरदान की आवश्यकता है, और तुमको यहाँ बैठकर महादेव की आराधना करनी होगी और यज्ञ करना होगा। ज्योति और रोहित यज्ञ करने बैठ जाते हैं। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और माँ पार्वती बैठे हुए हैं और रोहित और ज्योति को देखकर बातें कर रहे हैं। स्वामी, मुझे लगता है कि पृथ्वी लोक पर ये दोनों किसी मुसीबत में हैं। हाँ देवी, ये एक इच्छाधारी नाग नागिन है
जो पृथ्वीलोक को बहुत करीब से देखना चाहते थे, लेकिन यहाँ आकर ये भी फंस गए। हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं? पहले एक दुष्ट तांत्रिक को मैंने शक्तियां दे दी और वो अब उनका प्रयोग लोगों को परेशान करने में कर रहा है। सच, मानव कितना स्वार्थी है। हाँ देवी, मानव रूपी इस चालाक जीव को बनाकर तो मैं भी परेशान हो गया हूँ, क्योंकि अब तो ये भी मुझे बनाने लगा है। स्वामी, हमें इन दोनों की मदद करने जरूर जाना चाहिए। अगले दिन ज्योति और रोहित की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ और माँ पार्वती मंदिर में प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उठो बच्चों। रोहित और ज्योति आवाज सुनकर ऊपर देखते हैं और भोलेनाथ और माँ पार्वती को देखकर शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। भगवान, आपको देखकर मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं खुशी से झूमना चाहता हूँ। आप दोनों ने समय पर आकर बच्चों की लाज रख दी। मैं समय पर क्यों नहीं आता, जबकि ये सारा खेल मेरा ही रचाया हुआ है। स्वामी, क्या ये सच है? हाँ देवी, जब इस तांत्रिक को शक्तियाँ देकर मैं परेशान हो गया था, तब मैंने योजना बनाई और नाग नागिन को यहाँ भेज दिया। शाकाल की मृत्यु ज्योति के हाथों ही होगी, ऐसा मैं लिख चुका हूँ। आशीर्वाद दीजिए बाबा कि मैं उस पापी का विनाश कर पाऊँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम शाकाल को उसी नदी के पास बुलाकर उसको मणि दे दो और तुम एक साधारण लड़की बन जाओगी। बाकी बातें तुम्हें नागगुरु समय आने पर बता देंगे। भोलेनाथ और माँ पार्वती वापस कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। अमावस्या की रात को ज्योति और रोहित शाकाल की गुफा के बाहर जाते हैं। शाकाल, हम आ गए। समझदार नागिन, जान बचाने के लिए तुम आ ही गई। चलो अब अंदर आ जाओ और नागमणि मुझे दे दो। हा 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 हा। शाकाल, मैं तुमको नागमणि नदी के किनारे ही दूंगी। मैं मणि वहीं छोड़कर आ गई हूँ। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। अगर तुमको मणि चाहिए तो तुमको आना ही होगा। शाकाल ज्योति और रोहित के साथ नदी के किनारे आता है। ज्योति ने मणि नदी के किनारे रख दी और वहाँ एक रोशनी चमक गई। मेरा सपना पूरा हो गया, जिसके लिए मैंने वर्षों मेहनत की और प्रतीक्षा की। आज वो सपना पूरा हो गया। अब बनूंगा मैं दुनिया का बादशाह। बादशाह सबको गुलाम बनाकर रखूंगा। देवता भी अब मेरे सामने थर थर कांपेंगे। शाकाल खुशी से पागल हो गया। तभी वहाँ नागगुरु आ जाते हैं। ज्योति, शाकाल को श्राप है कि वो नदी में डूबकर मर जाएगा, अन्यथा वो सदा अमर रहेगा। ज्योति, पाप को मिटाने तुम आगे बढ़ो। मुझसे दूर रहना, मुझसे दूर रहना। ए नागिन, मेरे पास मत आना। शाकाल मणि उठाने आगे बढ़ता है, लेकिन नागगुरु पहले ही वो मणि उठा लेते हैं। शाकाल गुस्से से नागगुरु की ओर बढ़ता है और ज्योति भी शाकाल की तरफ बढ़ती है। शाकाल डरकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज्योति उसको पकड़कर नदी में फेंक देती है और शाकाल नदी में डूबकर मर जाता है। ज्योति का पूरा शरीर भी कांप जाता है और वो नागिन रूप से मुक्ति ले लेती है। अब ज्योति एक साधारण लड़की बन चुकी है। इस धरती से एक पापी का विनाश हो चुका है। अब मैं ये नागमणि महादेव के चरणों में रख देता हूँ और तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम खुशी खुशी अपना जीवन यापन करो। गुरुदेव नागमणि लेकर चले जाते हैं और ज्योति व रोहित भी माया के साथ घर आ जाते हैं। ज्योति भी अब एक आदर्श बहू है और पत्नी बनकर माया और रोहित की सेवा करती है। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लव सिटी और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी स्टोरी आपसे मिस ना हो जाए।